तू झूला फांसी पर न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, तू झूला फांसी पर न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है लाडले भगत सिंह, तुझे गले लगाकर वो रस्सी भी रोई होगी, तुझे गले लगाकर वो रस्सी भी रोई होगी। साथियों, आज आप सभी को पता है कि आज का जो युग जो है एजुकेशन का, पढ़ाई का, एआई का युग है। लगातार तन्मयता के साथ में दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा। मैंने लगभग 34 साल की जिंदगी में आज तक एक भी खबर ऐसी नहीं पड़ी कि पढ़ने से किसी आदमी की मौत होगी हो, दारू पीने तो हो जाएगी और बैल तो हो जाएगी, लेकिन शायद पढ़ाई से आज तक किसी भी बंदे की मौत मैंने आज तक नहीं सुनी। सुनी आप लोगों में से किसी ने? अगर आपके माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं और पढ़ने के लिए अगर आपको टाइम दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जी जान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी के माँ बाप के पास ना तो पैसा होता, ना उन बच्चों के पास टाइम होता। आज आप भाग्यशाली, अगर आपके माँ बाप आपके लिए इतना कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाते। जुनून एक ऐसी चीज होती है, उस जुनून के सामने एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाता है। आप सभी को ध्यान होगा, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। इसी वाराणसी के अंदर एक व्यक्ति है जो रिक्शा चलाने का काम करता है। उसके पास में 2 रिक्शे हैं। उसका एक बेटा है जिसका नाम है गोविंद, और ये जो गोविंद नाम का लड़का जो है, उसी वाराणसी के अंदर एक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी हैं। उसके बेटे के साथ में गोविंद की दोस्ती हो जाती, मित्रता हो जाती है। अब वो तो इतने बड़े घर का बेटा हो गया, गोविंद बेचारा जिसका फादर जो है रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। अब मित्रता तो टेका को नहीं आज के जमाने में। अब होता क्या कि वो जो ग्राउंड जो था, जहां पर वो बच्चा जो था, गृह मंत्रालय का अधिकारी का बच्चा जो खेलने के लिए जाता था, वो बैट बॉल से क्रिकेट खेलता था, और जो गेंद जो बाहर चली जाती थी, गेंद उठा के गोविंद अंदर ले आता था। पानी की जरूरत पड़ती, पानी ले आता था। एक तरह से 13वां प्लेयर जो होता है वो काम करता था। एक दिन जो उस गृह मंत्रालय का जो बहुत बड़ा अफसर था, उसके बेटे के साथ में दोस्ती के कारण उसके घर चला गया। दूसरी मंजिल के ऊपर उसका घर था। जैसे ही वो अधिकारी घर आया तो देखा कि एक रिक्शा चालक का बेटा तेरे बेटे के साथ में खेल रहा है। सीढ़ियों से लुढ़काते हुए कॉलर पकड़ के उस बच्चे को नीचे लेके आया, और रोते हुए जब वो बच्चा घर गया तो गोविंद की एक बहन थी जिसका नाम था ममता। ममता को एक बात पूछता कि बहन, क्या मैं उस अधिकारी अंकल के घर कभी भी खेलने ना जाऊं, क्योंकि ऐसी बेइज्जती मेरी करने का काम किया है। तब उसकी बहन ममता एक बात कहती है कि आप जाओ उनके घर, लेकिन आप तब जाना जब आपका बैकग्राउंड उसके बराबर हो। बैकग्राउंड का मतलब यहां पर यह है कि आपकी पोस्ट उसके बराबर हो, आप ऐसा काम करिए। साथियों, मात्र 11-12 साल का वो लड़का, ये बात चुभ जाती है। यदि आपको गरीबी से लड़ना है, भूखमरी से लड़ना है, तो पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है। +2 करने के बाद में वो वाराणसी के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, और वहां पर भी किताबें, बहुत सारी पुरानी किताबें कोई डोनेट करके चला जाता, कहां से करके। साथ में वो यूपीएससी की तैयारी करने का काम भी करते हैं। और धीरे धीरे, जब आप सभी को पता है कि जब हम लोग आईएएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, बीए करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली का मुखर्जी नगर इस तरह का कोचिंग सेंटर का हब आप सभी को पता है, तो वहां उस दिल्ली के कोचिंग सेंटर के अंदर जो है कोचिंग लेने के लिए एक गरीब रिक्शा चालक का बेटा जो है वो चला जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वहां पर जो फीस जो थी, लगभग 4 लाख रुपए फीस थी। जरा सोचिए, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, मां दूसरों के घर विवाह शादियों में बर्तन मांजने का काम करती है, 4 लाख रुपए कैसे तैसे करके जो उस कोचिंग सेंटर के अंदर भरने का काम कर दिया। एक प्लाट उनको उत्तर प्रदेश की, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार से एक प्लॉट मिला था, उसको गिरवी रख के कब्जा करवा के जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से उधारे लेके फीस भर दी। वो लड़का तैयारी करने लगा। नीति का खेल देखिए साथियों, उसके साथ में कितनी बड़ी घटना घटती है कि उसके फादर जो थे, फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब फादर का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताया, और ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उसकी टांग, उसके गोविंद के पिता की टांग नहीं बच सके, एक टांग कट जाती। अब जब गोविंद दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर तैयारी कर रहा है, वहां से जो उसके घर से जो उसके पास में खर्चा जो जाता था, उसका पिता रिक्शा चलाता था, खर्चा जाना बंद हो गया। अब अगर खर्चा जाना बंद हो जाता तो आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव करना, जिंदगी काटना बहुत मुश्किल काम है। तब गोविंद जिसके कमरे के अंदर रहता था, उस आंटी से कहता है कि आपके बेटों को, आपके बच्चों को जो ये पढ़ाने के लिए मैडम आते हैं, आप उसकी छुट्टी कर दीजिए, मैं आपके बेटों को, बच्चों को पढ़ाऊंगा। मान जाती है। उसके बाद जब गोविंद का उससे भी काम नहीं चला तो आगे कहता है कि आप एक काम करिए, आपके घर जो झाड़ू पोछा करने वाली आती है, आप उसको भी हटा दीजिए, मैं झाड़ू पोछा करने का काम करूंगा। वो मान जाती है। झाड़ू पोछा, उससे इतना पैसा मिल जाता कि लाइब्रेरी की फीस, थोड़ी बहुत कोचिंग की फीस, कॉपी किताब अपनी लाने का काम करता। लेकिन उससे भी दुखदाई, जब मैंने गोविंद का इंटरव्यू सुना तो उसके अंदर कहते हैं कि मैं इतना काम जब उनके घर करता था, उसके बाद भी वो आंटी मुझे खाने के लिए नहीं देती थी। दिल्ली में साल 2012 की 12-13 की बात, उसमें 30 रुपए का एक टिफिन आता था, 6 रोटी उसके अंदर आती थी। कहता कि मैं 3 रोटी सुबह खाता और 3 रोटी शाम को खाता। 4 या 5 रुपए का एक चाय का कप आता था, पूरे दिन मात्र एक चाय के कप में गुजारा करता। सारे उनके घर के काम करता, उनको बच्चों को पढ़ाता, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता, 10 से 12 घंटे लगातार
लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का। बारी आती है साल 2014 की। साल 2014 के अंदर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहला बच्चा जिसने टॉप किया था उस बच्चे का नाम था गोविंद जायसवाल। अब जरा सोच के देखिए, तुलना करके देखिए, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, किसी का फादर रिक्शा चलाने का काम करता है? नहीं होगी ऐसी हालत। क्या किसी की माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है? उसके बावजूद भी हम लोग नहीं पढ़ पाते तो निश्चित रूप से कमी हमारी। एक शब्द कहता हूं कि मात्र पितृ द्रोही। जब आप घर से निकलते हो ना सुबह बैग उठा करके लाइब्रेरी आने के लिए, आपकी मां सबसे ज्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है, निश्चित रूप से कामयाब होकर वो लौटेगी। दिन रात साथियों आपने संघर्ष करते हुए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि मैं पढ़ता हूं मुझे याद नहीं होता। आप लगातार लिखने का काम करिए, आप अपने नोट्स बनाने का काम करिए, उनको मन ही मन दोहराने का काम करिए। फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं लगातार आपको गारंटी देता हूं कि एक सप्ताह तक जी तोड़ मेहनत करिए। जब आंख रगड़ने के लिए आंख बंद हो जाए बिल्कुल, लगातार 12-12, 13-13 घंटे आप एक सप्ताह तक सही दिशा में पढ़ने का काम करिए। उसके बाद आपके अंदर जो आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो स्मार्ट स्टडी का जमाना है, हार्ड वर्क का जमाना आज के समय में नहीं है। पढ़ना क्या है, प्रीवियस ईयर आपके अंदर जो पिछले जो पेपर हुए हैं, क्योंकि लगातार 2015 से हरियाणा के अंदर पेपर हो रहे हैं, आप सारे के सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करने का काम करिए, लगातार आप पैटर्न देखिए, उसके बाद आप लोग जो है आगे बढ़ने का काम करिए। आज शहीद आजम की इस जयंती के ऊपर मुझे एक बात और ध्यान आती है। आप सभी को पता है कि 23 मार्च सन 1931 के अंदर जो है शहीद आजम राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा देने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया था। फांसी होने से मात्र 20 दिन पहले की बात है। जो जेलर जो था, जेलर उनसे मिलने के लिए आता है, और जब जेलर मिलने के लिए आता है तो जेलर को शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि मुझे एक विदेशी भाषा सीखनी है। मात्र फांसी होने से 20 दिन पहले की बात है। जेलर कहते हैं कि आपकी फांसी में बहुत कम टाइम बचा है, इस भाषा को यहाँ कोई बोलने वाला आसपास भी नहीं है, क्या करोगे आप भाषा सीख करके? अब शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि जिंदा हूं इसलिए सीख रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सीखूंगा। इतनी बड़ी सोच है उस शख्स की, यानी जब तक जिंदा हूं तब तक सीखूंगा। नए सीखने का लालसा जिसके अंदर नहीं है, शायद वो व्यक्ति जिंदा भी नहीं है आज की दुनिया में। मेरी तरफ से हम लोग एक एनजीओ रन करते हैं पीयू फाउंडेशन के नाम से। आपके कसाण गांव के आसपास जिस भी गांव के अंदर कोई ऐसी बेटी हो जिसके पिता इस दुनिया के अंदर नहीं है या वास्तव में गरीबी के हालात में है, तो अगर कोई ऐसी बेटी है तो आप हमारी टीम को संपर्क करिएगा। उस बेटी की शादी बिल्कुल धूमधाम से हमारे साथी जो बैठे हैं सारे के सारे करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा आपकी इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो, सबको 1 साल के लिए लीसो ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का काम करूंगा। पूरे 1 साल तक आप जो है उन बच्चों के फोन में लीसो ऐप डाउनलोड करवा दीजिएगा। उसके बाद मुझे मेरी टीम के पास उनके मोबाइल नंबर आप भेज दीजिएगा। उन बच्चों के सबके बच्चों के कोर्स जो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर भी इसके अलावा जो बच्चा लाइब्रेरी में नहीं आता, आपके गांव आसपास कोई ऐसा गरीब बच्चा जो पढ़ने में सक्षम है, पढ़ सकता लेकिन उसके पास पैसे नहीं, आप टीम से संपर्क करिए। ऐसे भी 5-10 बच्चे हुए तो आपने बिल्कुल नहीं शर्माना है, क्योंकि पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी सोच के साथ में हमने आगे बढ़ना है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। मंदिर तो परखता है हौसले किश्तियों के, मैं तो डूबती हुई किश्तियों के जहाज बनाता हूँ। चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मान सम्मान आपने दिया। जय हिंद, जय शहीद आजम, जय हिंद।